अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी मुर्तजा ने हमें कोयटा से भेजी है। आइए कहानी को मुर्तजा की जबानी सुनते हैं। ये कहानी मेरे बचपन की है। हम कोयटा के रहायशी हैं। यहाँ हमारा 3 मंजिला घर अच्छे रकबे पर बना था। घर का अहाता एक बड़े प्लाट पर था। इस प्लाट के चारों तरफ लंबी और ऊंची बाउंड्री वॉल खड़ी की गई थी। इस बाउंड्री वॉल के साथ क्यारी बनी हुई थी। इस क्यारी में कई तरह की सब्जियां और फल पौधे लगे थे। इनमें सबसे ज्यादा नुमाया बादाम का दरख्त था। इस घर में आने के बाद यह पहला दरख्त था जो यहाँ लगाया गया था। गेट से दाखिल हो तो सुर्ख ईंटों का बड़ा सा वरांडा था। दादा को यह जगह क्लेम में मिली थी और फिर वक्तन फवक्तन दादा ने इस घर को बनवा लिया था। हमारे घर की इमारत दूर से दिखाई दे जाती थी और इलाके में मशहूर भी थी। जब मैं पैदा हुआ तो मेरे दादा दादी वफात पा चुके थे। इस घर में मेरे अब्बू और उनके 2 भाई बमाओ अहल-वयाल रहते थे। सबके बच्चे छोटे थे। घर हमारी जरूरत से ज्यादा ही बड़ा था। सब लोग आराम से अलहदा-अलहदा पोर्शन में थे। बस ये बड़ा सा वरांडा सबके मुश्तरका इस्तेमाल में था। यहाँ सबके बच्चे खेलते। रोज शाम में घर की खवातीन शाम की चाय और स्नैक्स बनाकर ले आती। सब मिलकर एंजॉय करते। और एक खास बात, रमजान में एक लंबा दस्तरखान इस जगह लगता। तीनों घराने मिलकर रोजा इफ्तार करते। जब मैं 4 साल का था तो मुझे इस बादाम के दरख्त के नीचे एक औरत खड़ी दिखा करती थी। मैं ये समझता था कि ये कोई काम वाली है। मुझे कभी उससे डर नहीं लगा। बस वो थोड़ी देर दिखाई देती फिर गायब हो जाती। मेरा ध्यान भी हट जाता था। दरअसल मैं फितरतन बेहद शरारती बच्चा था। इतना शरारती कि सारा घर मेरी शरारतों से परेशान था। मेरे दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता। हम में से किसी को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। हमारा अपना घर काफी बड़ा था। घर के सारे बच्चे मिलकर यहाँ बासानी खेल लेते थे। ऐसा भी हुआ एक लंबे अरसे तक वो औरत नहीं दिखती और फिर एक दिन अचानक नजर आ जाती। मेरे नन्हे दिमाग में इतना कुछ चलता रहता था कि मुझे इस पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं मिलता था कि वो औरत कहां से आती है और कहां चली जाती है। एक दफा हम रेस लगा रहे थे। तब मैंने एक दफा अपने कजन रेयान से कहा कि वो जो दरख्त के नीचे आंटी खड़ी है उनको छू कर आना है। उसको तो कोई आंटी नहीं दिखी। मैं उसको इशारा करके दिखाने लगा। वो देखो वहां खड़ी तो है, लेकिन तब भी उसको वो ना दिखी। मैंने उसको कहा तुम रुको, मैं उनको हाथ लगाकर आता हूं। मैं ये कहकर जो भागा वो औरत मुझे दिखाई दे रही थी, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले ही मैं किसी चीज में उलझकर गिर गया। लेकिन मैंने परवाह नहीं की। अपने कपड़े झाड़े मैंने उठकर दोबारा भागना चाहा, लेकिन मैं ये देखकर रुक गया कि वो औरत वहां से गायब हो गई थी। अब वो वहां नहीं थी। उस वक्त तो मैं चुप करके आ गया। रेहान ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने दिल में ठान लिया था मैं उस रेहान के बच्चे को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं सच कह रहा था। उस दिन के बाद से मुझे वो औरत दिखाई देना बंद हो गई। मैं भी इस बात को भूल गया। अब मैं 7 साल का हो गया था। ये शब बारात के दिन थे। वाहिद मशगला इन दिनों में बच्चों का एक ही होता है, पटाखे फोड़ना। हमारे घर में मेरी उम्र के, मुझसे छोटे बड़े हर साइज के बच्चे थे। हमारी अम्माएं तो हलवा बनाने में मसरूफ थी और हम बच्चों को खुली आजादी मिल गई थी। शब बारात की रात थी। हम सब बच्चे पटाखे और चकरा खेलने में मसरूफ थे। मैंने अपनी जेब से आखिरी चकरा निकाला और उसे आग लगाकर जमीन पर रखा। जैसे ही वो घूमने लगी मैंने शरारतन उसे बादाम के दरख्त की तरफ धकेल दिया।
चक्रा दरख्त के नीचे जाकर रुकी और जलती रही, लेकिन फिर जैसे किसी ने उसे जोर से ठोकर मार दी हो, वो मेरी तरफ पलट आई। मैं उछलकर पीछे हटा। अगर मैं पीछे ना हटता तो यकीनन वो मुझे नुकसान पहुंचा देती, लेकिन किसी का भी ध्यान मेरी तरफ नहीं था। सब अपने पटाखे और बम फोड़ने में लगे थे। मेरे लिए भी ये बात इतनी अहमियत की हामिल नहीं थी। मेरे पास बम और पटाखे बहुत कम रह गए थे और मेरा छोटा भाई बार बार मुझसे मांग रहा था। मैं नहीं देता तो उसने उधम डाल देना था। अम्मी ने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि वो अब मजीद नहीं दिलाएंगी। मैंने एक गलत हरकत की। अपने कजन सलमान के पटाखों की थैली उठा ली और जितने पटाखे मेरे पास थे चालाकी से सबकी नजरों से छुपाकर उनको बादाम के दरख्त के पीछे जाकर छुपा दिए और मुतमईन हो गया कि अब जब सबके पटाखे खत्म हो जाएंगे तो मैं अपना छुपाया हुआ जखीरा निकालकर सबको हैरान कर दूंगा। शब बारात की खुशियां जारी थी। हर तरफ रोशनी, घनगरज और बच्चों की खुशी भरी चीखें गूंज रही थी। मैं भी अपने कजन के साथ मस्ती में लगा रहा, यूं जाहिर करता रहा कि मेरे पटाखे खत्म हो गए हैं। लेकिन मेरे कजन सलमान को मुझ पर शक था। उसको यकीन था उसके पटाखे मैंने लिए हैं और यकीनन कहीं ना कहीं छुपाए हैं। वो मेरे पीछे लगा रहा। मैं मासूम बना रहा। मगरिब की अजान हुई। हमारी वालिदाओं ने हमें घर के अंदर कर दिया। मुझे मौका ही ना मिल सका कि मैं वो पटाखे वहां से उठा लेता। इस मौके को ढूंढने में रात हो गई। मेरे दिल को धड़का भी था, ऐसा ना हो पटाखों की थैली किसी और के हाथ लग जाए और मेरा भांडा फूट जाए। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे मौका मिल ही गया। उस वक्त 11 बज रहे होंगे। मैं चुपके से वरांडे की तरफ निकल आया। बाहर निकला तो मुझे बहुत अजीब लगा। इतना बड़ा रकबा था हमारा और गेट के पास सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, जो कि जाहिर सी बात है नाकाफी था। बाकी सारा हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन चांद की रोशनी फैली हुई थी। बाएं तरफ चलते जाओ तो बादाम का दरख्त सबसे आखिर में था। एक पल को तो दिल में यह ख्याल आया कि वापस पलट जाऊं, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। खुद को हौसला दिया और तेजी से उस दरख्त की तरफ भागा। जैसे ही मैं बादाम के दरख्त के करीब पहुंचा, एक अजीब सी घबराहट मुझे होने लगी। चांद की रोशनी में दरख्तों के साए अजीब और गरीब लग रहे थे। मैंने जल्दी से झुककर वो जगह टटोलनी शुरू की जहां मैंने पटाखों की थैली छुपाई थी। मेरा हाथ खुश्क मिट्टी और पत्तों पर पड़ा, लेकिन थैली वहां नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो यही रखी थी। मैंने जेरे लब बड़बड़ाते हुए इर्द गिर्द देखा, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं था। मैं मायूस हो गया। मुझे यकीन हो चला था सलमान उन पटाखों पर हाथ साफ कर चुका है। हम दोनों की ये जंग तो चलती रहती थी। कभी वो मेरी चीजें तोड़ देता और कभी मैं उसकी चीजें गायब कर देता, और फिर हम दोनों मासूम बन जाते, जैसे हमने कुछ किया ही नहीं। लग रहा था उसको मौका मिल गया। यही सोचता मैं हारे हुए अंदाज में वापस पलटा। पलटते हुए मेरी नजर ऊपर की तरफ पड़ गई। उस दरख्त की एक मोटी शाख पर वही औरत बैठी दिखी जो बचपन में मुझे दरख्त के नीचे खड़ी नजर आती थी। मेरी सांस अटक गई। आज पहली बार मुझे उससे खौफ महसूस हुआ। उसका चेहरा चांदनी रात में वाज़ेह था, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल खाली और वीरान थी, जैसे उसमें कुछ था ही नहीं। उसका पुराना सा लिबास हवा में झूल रहा था और वो मेरी तरफ देख रही थी। मेरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। मेरे पैरों में जैसे जान ही ना रही। अचानक उस औरत ने अपनी झुकी हुई उंगली से नीचे की तरफ इशारा किया। मैंने लरसते हुए नीचे देखा और मेरा दिल हलक में आ गया। वहां जमीन पर
मेरी थैली मौजूद थी, लेकिन वो खुली हुई थी। मैंने दहशत से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ाहट में मेरा पांव मुड़ गया। मैं धड़ाम से जमीन पर गिर गया। मेरी नजरें बदस्तूर उस औरत पर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी, जैसे वो मेरे करीब आने वाली हो। अम्मी, मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। उस लम्हे में जैसे सब कुछ रुक सा गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो वो औरत गायब हो चुकी थी। मैंने कांपते हाथों से अपनी थैली उठाई। मैं तेजी से उठा और जितनी तेजी से हो सकता था घर के अंदर भाग गया। मेरे दिल की धड़कन अब तक बेतरतीब थी। उस थैली को बेड के नीचे डालकर मैं सीधा अपने बिस्तर में घुस गया। कंबल सर तक खींच लिया और आंखें बंद कर ली। मुझे उस रात अंदाजा हुआ वो औरत कुछ सही नहीं थी। सुबह तक मुझे तेज बुखार चढ़ चुका था। 3 दिन के शदीद बुखार ने मुझे तोड़ दिया। बज़ाहिर बुखार की कोई वजह भी नजर नहीं आ रही थी। मुझे लगता था मैंने सलमान के पटाखे चुराए थे। मुझे उसकी सजा मिली है। मेरी तबीयत खासी निढाल हो गई थी। सारा घर परेशान था। सारा दिन मुझ में बिजली भरी रहती थी। कहां अब मैं निढाल पड़ा था। ताई, चच्ची, अम्मी हर तरह के जतन कर रही थी। अब्बू चौक से एक हकीम साहब को ले आए। वो ज़ईफ आदमी थे, लंबी दाढ़ी और पुराने तर्ज का लिबास पहने हुए। उन्होंने मेरी नब्ज थामी और कुछ देर गौर करने के बाद तशवीश से मेरे माथे पर हाथ रखा और जेरे लब कुछ पढ़ने लगे। ये बच्चा कहीं गया था। उनकी आवाज में संजीदगी थी। अम्मी ने फिक्रमंदी से मेरी तरफ देखा। क्या मतलब हकीम साहब? उन्होंने मेरी हथेली उल्टी की। मेरी हथेली पर कुछ गैर मामूली निशान देखकर गहरी सांस ली। ये किसी आम बुखार का नतीजा नहीं है। ये बच्चा जिस जगह गया था वहां कोई और भी था। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने बमुश्किल हिम्मत करके अब्बू को सारी बात बताई। अब्बू भी परेशान हो गए। वो फौरन उठे और मेरे बेड के नीचे झुककर थैली निकाली। अम्मी भी खौफजदा थी। अब्बू ने लरजते हाथों से थैली खोली। अंदर मौजूद पटाखे वैसे ही रखे थे। हकीम साहब ने उस थैली को सूंघा और फिर अब्बू के साथ उस बादाम के दरख्त के पास जाकर जायजा लिया। उन्होंने अब्बू को बताया कि यहां जो चीज है वो यहां पर बहुत पुरानी है। वो यहां से नहीं जाएगी। उसको किसी ने यहां बांधा हुआ है। वो हद से बाहर भी नहीं आएगी। उसका तोड़ उनके पास नहीं है। ना वो इन चीजों का इलाज करते हैं। बस कुछ उनको इल्म था जिस पर उन्होंने बात बता दी। उन्होंने अब्बू को ताकीद की, किसी साहिब इल्म से इलाज जरूर करवाए। और अब्बू ने मेरा इलाज करवाया भी। जो साहब मेरा इलाज कर रहे थे उन्होंने इस दरख्त को देखा तो यही कहा कि जो चीज यहां है उसको मत छेड़िए वरना नुकसान उठाएंगे। मगरिब के वक्त बच्चों को उस तरफ ना जाने दें। रात को बिना वजह दरख्त के नीचे ना जाए। और फिर यह एहतियात सारे घर पर लागू कर दी गई। वक्त गुजरा। मुझे उसके बाद वो औरत दिखाई नहीं दी। हमारा बचपन गुजर गया। हम जब बड़े हुए मुझे ये वाकया तब भी अच्छे से याद था। मेरे लाशऊर में ये बात बैठ गई थी कि वो औरत वहां रहती है। मैंने अब्बू से एक दफा पूछ ही लिया, अब्बू वहां पर ऐसा क्या है? वो तफसील मुझे अब्बू ने इस शर्त पर बताई कि घर में यह बात किसी को ना बताऊं। मैं आप लोगों को बताता हूं। ये घर दादा को क्लेम में मिला था। जब दादा यहां आए तो उस वक्त अब्बू बहुत छोटे थे। छोटे चाचू पैदा नहीं हुए थे। तब अब्बू को इतने बड़े घर में दादी के अलावा कभी कभी एक औरत दिखा करती थी। कभी किचन में, कभी वरांडे में। पहले तो अब्बू को उसको देखकर डर लगा, लेकिन वो खामोशी से बस दादी के पीछे पीछे रहती और गायब हो जाती। लेकिन उसने कभी दादी को या किसी घर वाले को
नुकसान नहीं पहुंचाया। अब्बू ने दादी को कई बार पूछा ये कौन है, लेकिन दादी बस अब्बू पर पढ़कर दम कर देती। दादा से जिक्र किया तो दादा ने दम वगैरह करवाया, ज्यादा तवज्जो न दी। वो ज्यादातर अपनी नौकरी पर होते थे। छोटे चाचू की पैदाइश का वक्त आया तो दादा ने अपनी बहन को बुलवा लिया। पहले तो बच्चे घर में पैदा होते थे। हमारे छोटे चाचू की पैदाइश इसी घर में हुई। एक रात फुप्पी और बच्चे सोए हुए थे और हमारी दादी चाचू को लिए अलग कमरे में थी। दादा नाइट ड्यूटी पर थे। उस रात फुप्पी जान को किसी ने जोर से थप्पड़ मारा और फिर एक नहीं 2-3 थप्पड़ पड़े। वो नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी तो कोई नहीं था। डर के मारे वो बच्चों को लेकर दादी के पास चली गई। थोड़ी देर बाद ही उस कमरे की छत गिर गई जिसमें थोड़ी देर पहले फुप्पी जान और बच्चे सो रहे थे। सुबह उन्होंने दादा को ये बात बताई और भी कुछ ऐसे हादसात हुए जिससे अंदाजा हुआ वो औरत उनका नुकसान नहीं करेगी। एक दिन दूध की पतीली में छुपकनी गिर गई थी। फुप्पी जान वही दूध बच्चों के पीने के लिए निकाल रही थी कि उनको किचन की खिड़की के बाहर एक औरत वरांडे में खड़ी दिखाई दी। उसको देखकर उन पर ऐसा खौफ चढ़ा कि वो पतीली हाथ से छूट गई। तब उनको पता चला कि दूध में छिपकली थी। इन छोटे छोटे वाकयात से दादा ने परेशान होकर किसी बुजुर्ग से राब्ता किया। उन्होंने यही कहा यह औरत अल्लाह की मखलूक है। यहां ये अपने खानदान के साथ रहती थी। अब यहां इसके बच्चे और शौहर की खबर है। इसी कोने में जहां दादी ने बादाम का बीज डाला था। आप लोग इस जगह को न छेड़े, न ये आप लोगों को तंग करेगी। उसको यहां से हटा नहीं सकते। और फिर उन्होंने उसको इसी जगह पर महदूद कर दिया। सालों गुजर गए, वो फिर नहीं दिखी। अब्बू नहीं जानते थे कि वो मुझे दिखाई देती है। और फिर मेरे साथ वो सब हुआ। उसके बाद दोबारा ऐसा कभी ना हुआ। हम आज भी उसी घर में रहते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।